ड्रामा के स्टार्ट में याओ को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसके भी आईज ओपन हुई होती है। यहाँ पास वो खुद को देखकर कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो यूनिवर्सिटी में थी ना, मैं अपनी क्लास अटेंड कर रही थी, तो मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो उसके पास एक डॉक्टर आकर कहता है कि आपको बस मिसकैरेज होने वाला था, थैंक गॉड कि आपका मिसकैरेज होते होते बच गया, आप 8 वीक से प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है, आपको अच्छा रेस्ट करना चाहिए। ये सुन के बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, मैं तो ओनली अभी 18 ईयर्स की हूँ, मेरी तो अभी मैरिज भी नहीं हुई है, और ये आप मुझे कैसे बोल सकते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि मिस याओ आपकी एज अभी 22 ईयर्स है, लगता है कि आपको सिर पे चोट लगने की वजह से आपकी कुछ मेमोरी या हवा हो गई है, आपकी मेमोरीज भी कुछ लॉस हो गई है, मुझे लगता है कि आपको अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए। और यहाँ पे उसे कहते हैं कि देखिए ये है रिपोर्ट्स, और उसे दिखाते हैं प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है कि वो 8 वीक से प्रेग्नेंट है। तो कहती है इसका मतलब कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपको अपनी बहुत अच्छी तरीके से केयर करनी है, वरना फ्यूचर में आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आप अपना फोन चेक करती है, उसके वॉलपेपर पे तो यहाँ पे उसके हस्बैंड की पिक लगी हुई होती है। क्या कहती है ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है, मुझे लगता है कि यही मेरा हस्बैंड है, काफी कम एज में मेरी मैरिज हो गई, लगता है कि प्रेगनेंसी पूरी बात भी नहीं है, वैसे ये बंदा हैंडसम तो है। यहाँ कॉन्टेक्ट लिस्ट में हस्बैंड नेम का नंबर दिखती है, फिर यहाँ पे वो उसे कॉल कर देती है और कहती है कि हस्बैंड। दूसरी तरफ से आवाज आती है हमेशा की तरह वही चाल है, क्या तुम कभी सुधर नहीं सकती, हमारी हमेशा की यही हरकतें हैं। तब यहाँ पास साइड से तो उसका हस्बैंड यहाँ पे आ जाता है, यहाँ तो उसकी तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि ये तो सचमुच बहुत ज्यादा हैंडसम है, मेरी तो लॉटरी ही लग गई। तब यहाँ पे वो से पूछती है कि मिस्टर क्या आप सच में मेरे हस्बैंड हो। अभी तो सामने से मिस्टर फू उसकी तरफ डिवोर्स पेपर बढ़ाता है और कहता है कि इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। क्या कहती है कि मैंने मान लिया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन अचानक से डिवोर्स क्यों। तो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम कहना चाहती हो कि इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है, तुम झूठ बोलना बंद कर दो। क्या कहती है कि हाँ तुम सही समझे, मेरी मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो गई है, तो मुझे कुछ भी पास्ट का याद नहीं है। वो कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम डिवोर्स से बचने के लिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स न दूं। वहाँ से जाने लगते हैं। तो कहती है कि अभी अभी तुम्हारी वाइफ मौत के मुंह से बच कर आई है और तुम इस तरह डिवोर्स देकर जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी वाइफ नहीं माना है, तुम इस तरह मेरी वाइफ होने का प्रिटेंड करना बंद कर दो। 2 साल पहले जब तुम मेरे बेड पर आ गई थी नशे की हालत में, तब तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था, तुमने मेरा फायदा उठाया। यहाँ बस वो कहती है कि तुम इस तरह क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पे तब इसको सर दर्द देने लग जाता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे हल्का से नीचे गिर जाती है। यहाँ पे वो कहती है पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। वो कहता है कि तुम इस तरह एक्टिंग करना बंद कर दो कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ मेरी सिंपैथी लेने के लिए कर रहे हो, तो प्लीज ये करना बंद कर दो। कहती है तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। ये वजह से मिस्टर फुकाशा कहता है कि बॉस आपने जिस लड़की के बारे में पता कर रहे हैं जिसने आपके बचपन में जान बचाई थी, उसके बारे में हमें कुछ सुराग मिल चुके हैं। अब याओ को तो शक हो रहा होता है कि यहाँ पे किसी लड़की का ही मैटर है, उसे कुछ याद तो वैसे भी नहीं था। अब याओ कहती है तुम्हारी वाइफ यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है, फिर भी तुम्हें किसी और वुमेन के बारे में तुम इस तरह अपनी वाइफ से बदतमीजी कर रहे हो। क्या सचमुच तुम्हारी कोई बाहर मून लाइट है क्या जिसके लिए तुम इस तरह अपनी वाइफ से बिहेव कर रहे हो। वो यहाँ पे असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस पे यहाँ पे नजर रखो जब तक ये इस डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं कर देती। वो यहाँ से जाने वाला होता है। या कहती है कि रुक जाओ, मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम जैसे गिरे इंसान के साथ रहने के लिए जाओ तुम अपनी उस मूनलाइट के पास। ये तक कहकर वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके उसके ऊपर ही फेंक देती है। फिर बाद में यहाँ पे वो लोग डिवोर्स देने लग जाते हैं। यहाँ पे तो यह बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है डिवोर्स देते हुए और बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती है और कहती है कि इस डिवोर्स पेपर्स पे तो मुझे $100 मिलियन मिलने वाले हैं कंपनसेशन की तरफ से, मुझे पता होता तो मैं पहले ही से डिवोर्स दे देती। यहाँ पास तो वो उसकी शौक होकर बिल्कुल सारी हरकतें देख रहा होता है और कहते हैं क्या तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। या तो बहुत खुश होते हैं, कहते कि नहीं मेरे लिए तो पर्याप्त पैसा है, मैं बहुत खुश हूँ, वैसे बोल रही होती है। वो कहता है कि आप दोनों के कोई बेबीज तो नहीं है। वो कहता है कि नहीं हमारा कोई बेबी नहीं है। नींद तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक गॉड इसे बेबी के बारे में पता नहीं है, अगर इसे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फिर डिवोर्स में भी दिक्कत आती और बेबी से और इसे छुटकारा पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती। क्या कहती कि नहीं हमारा तो कोई भी बेबी नहीं है, जल्दी से डिवोर्स पेपर्स कंप्लीट करिए ताकि हमारा जल्दी डिवोर्स हो जाए। वो बंदा तो स्टैम्प वगैरह लगाने के लिए साइड में चला जाता है। यहाँ पे तो याओ खुद से ही बातें करते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो रातों रात ही रिच हो गई, अमीर हो गई, अब मैं इस $100 मिलियन को अच्छी तरीके से स्पेंड करूंगी, मैं क्लब में जाकर बहुत सारे मेल मॉडल को बुक करूंगी और बहुत ज्यादा मजे करूंगी। थैंक गॉड इस अनलकी पर्सन से मैंने अपना डिवोर्स मेरा होने वाला है,
मैं अब सुकून से जीऊंगी। वैसे करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। साइड से तो फूबी ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने के लिए। क्या तो बिल्कुल पलट जाती है और कहती है कि मिस्टर फू आपको क्या हो गया, कौन है? हम जल्दी डिवोर्स लेने वाले हैं, फिर हमारा एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं रहेगा, तो हम थोड़ा फॉर्मल होकर ही बात करेंगे। वो कहता है पहले तो तुम डिवोर्स के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, तुम अचानक से डिवोर्स लेने के लिए मान कैसे गई और इतनी ज्यादा एक्साइटेड भी हो? अब तुम कौन सी चालें चल रही हो? वो कहती है कि वो क्या है ना, मैं पहले थोड़ी सी अंधी थी लेकिन अब मेरे पास 2 आंखें आ गई हैं जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ दिखाई देता है। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं भी फालतू बदकिस्मत इंसान के पीछे नहीं भागूंगी। तब यहाँ पे वो डिवोर्स लेने वाला बंदा भी आ जाता है और कहता है कि जैसे बस ये स्टैम्प लग जाएगा आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। यहाँ पे तो यह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के साथ देखने लग जाती है। जैसे इससे पहले वो स्टैम्प लगा पाता उससे पहले ही ग्रैंडमा टपक जाते हैं और कहते हैं कि डिवोर्स नहीं होगा। और यहाँ के पास आकर कहती हैं कि यहाँ तुम डरो मत, तुम्हारी ग्रैंडमा हमेशा तुम्हारे साथ देगी, तुम्हारा डिवोर्स इसे नहीं होगा। इस लड़के ने तुम्हें परेशान किया होगा ना, मुझे पता है, और मेरे पीठ पीछे मेरी बच्ची को डिवोर्स देने में लगा हुआ है। यहाँ पास तो वो कहता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी फूल सी बच्ची जो कितनी सी शादी है उसको तुम डिवोर्स देने वाले हो। ग्रैंडमा तो फिर यहाँ पे नटंकी करने लग जाती और कहती है कि तुम कितने बुरे हो। तुम्हारी ग्रैंडपा की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारी मैरिज फियाओ से हो जाए, लेकिन तुम इसे भी अच्छी तरीके से निभा नहीं पाए और मेरी बच्ची को डिवोर्स देने वाले हो, वो भी कितनी सीधी सादी सी मेरी बच्ची है। यहाँ पे ग्रैंडमा तो बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लग जाती है। मैं तो अपने परपोते का मुंह देखना चाहती थी, लेकिन तुम तो यहाँ पे डिवोर्स देकर सब कुछ खत्म करने में लगे हुए हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। ऐसे ग्रैंडमा बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि इससे अच्छा तो मैं ऊपर ही चले जाऊँ। यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लग जाती है, उनकी तबीयत खराब भी होने लग जाती है। ना चाहते हैं भी फिर डिवोर्स न देने के लिए वो मान जाता है, लेकिन यहाँ पे आओ कहती है कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। ऐसे बोलती है। फिर यहाँ पे ये दोनों बात करने लग जाते हैं। अब यहाँ कहती है कि मैं डिवोर्स देकर तुम्हें एक रिच लेडी बन जाऊंगी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तब यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे वो उसे 100 मिलियन दे देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा अभी। क्या कहती है फिर डिवोर्स के बाद क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? वो कहता है कि तुम्हें मैं डिवोर्स के बाद भी पैसा दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर यहाँ पे वो उसे 300 मिलियन दे देता है और कहता है कि फिर यहाँ पे वो उसे 300 मिलियन दे देता है और कहता है कि इतना पर्याप्त है तुम्हारे लिए क्या? या तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। तो फिर यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसमें सारी कंडीशन वगैरह लिखी है, तुम इस पे साइन कर दो। या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि लेकिन एक मेरी शर्त है। वो मन में सोचता है कि मैं सोच ही रहा था कि इस लेडी की शर्त क्यों नहीं आई, ये जरूर मेरे क्लोज आने की ही बात करेगी। वो कहता है कि तुम्हारी फिर क्या शर्त है? या बोलती है कि मेरी शर्त यह है कि जैसे ही ग्रैंडमा ठीक हो जाती हैं हम फौरन से डिवोर्स ले लेंगे। वो कहता है कि तुमने क्या अपनी प्लानिंग बदल ली है क्या? तुम्हारा तो लक्ष्य यही था ना, तुम्हारा डिवोर्स मुझसे ना हो। या बोलती है कि तुम क्या थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो क्या, तो तुम मुझसे इस तरह बोल रहे हो? तमीज नहीं तो तुम जैसे पर्सन की सेल्फ ऑब्सेस्ड जो होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन का कोई भी इलाज नहीं होता, जो खुद में ही खोए रहते हैं और इतना ज्यादा खुद को समझते हैं कि दूसरे का भी ओपिनियन उन्हें खुद के लिए लगने लगता है। कहीं तुम्हें सेल्फ ऑब्सेशन वाली बीमारी ना हो गई हो, जाकर जल्दी इलाज करा लो। ये तक कहकर तो यहाँ उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जा नहीं लगती है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है। या कहती है वैसे तो मेरी सच में याददाश्त चली गई है, लेकिन मुझे उस कार एक्सीडेंट के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना मेरे पास वो डिस्कस्टिंग सी यादें रही आती, मैं कम से कम सुकून से तो हूँ। वो उसे वेट से पकड़ कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस टाइम कौन किसे परेशान कर रहा था, और उसे खुद को क्लोज कर किस करने लग जाता है। या तो एक पल के लिए खोई जाती है। फिर यहाँ पे वो खुद से उसे दूर करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो कहता है कि तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, वैसे तो तुम काफी ज्यादा तुम्हारी बॉडी से इमोशन शो कर रही हो। क्या कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम मुझे किस करो, तुम्हें ये राइट किसने दिया है? फिर वो कहता है कि डेली किस करना तुम्हारी ही, पहले जब हमारी मैरिज हुई थी तो तुम्हारी ये कंडीशन थी कि मैं तुम्हें डेली किस करूं। यह बोलती है कि पहले की सारी बातें भूल जाओ और इस तरह की हरकत दोबारा करने की कोशिश की ना तो फिर तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं कितनी ज्यादा बदतमीज हूँ। इतना कह करते या उसे धक्का देकर वहाँ से फौरन से निकल जाती है। उसके जाते साथ यहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस मुझे लग रहा है कि मिस याओ काफी ज्यादा चेंज हो गई है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे क्लोज आने के लिए और डिवोर्स ना देने के लिए नया नाटक कर रही है। मैं भी देखता हूँ कि ये नाटक कब तक जारी रखती है। बाद में तो यहाँ पे आओ घर पे आ गई होती है और यहाँ पास अपनी मैरिज की फोटोज देख रही होती है जो कि वॉल पे टंगी हुई होती है। यह कहती है यहाँ की मौजूदा सिचुएशन को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी लड़की थी जो कि इस अकड़ू के साथ रह रही थी जरूर ये बहुत ज्यादा भोली भाली सी थी। ऐसा लगता है कि इस बंदे की जरूर कोई मूल लाइट है जिसे वो पसंद करता है, और ये लड़की जो भी थी ये उसके पीछे पड़ी थी। उसे नशे की हालत में उसके बेड पर तक आ गई कि नशे की हालत में उसके बेड तक आ गई। पता नहीं ये बेवकूफ लड़की इन पिछले 4 सालों में पता नहीं क्या सोच रही थी।
उसे तो इसे छोड़ देना चाहिए था गधे को, और सुकून से अपनी बिंदासी लाइफ जीनी चाहिए थी। तभी वहाँ पास वो आ जाता और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। वो बोलती है कि एक्चुअली मैं तुमसे पूछना भूल गई थी कि तुम्हारा नेम क्या है। वो कहता है कि तुम मेरा नेम तक भूल गई हो, मेरा नेम फू है। बाद में यहाँ पे वो लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं और ग्रैंडमा से बहुत अच्छी तरीके से बातें करती है। याओ ग्रैंडमा भी उसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पास फिर ग्रैंडमा अपने परपोते के लिए पूछने लग जाती है कि मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन कब मिलेगा। और थोड़ा सा शॉक हो जाती है, मन में सोचती है थैंक गॉड इन लोगों को पता नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर वो कहती है ग्रैंडमा अभी हमें कपल की जैसे थोड़ी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, फिर बाद में हम बेबी के बारे में सोचेंगे ना। वो सोचता है कम से कम ये अपनी औकात तो जानती है। वैसे मन में सोचता है, ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारा कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक सूप प्रिपेयर करवाया है। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा उसे एक सूप दे देती हैं। या जैसे ही वो सूप पीने वाली होती है तभी यहाँ पास उसे वॉमिटिंग से होने लग जाती है। यहाँ पास तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो भी बहुत तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। ग्रैंडमा कहती है कि इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरी बच्ची और मेरे परपोते को डरा दोगे। ग्रैंडमा तो इतनी ज्यादा खुश हो गई होती है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं भी जाकर चेकअप कर पाऊंगी हॉस्पिटल में। यहाँ पे आओ तो सबको बोलती रह जाती है ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा। लेकिन ग्रैंडमा कहाँ ये सुनने वाली थी, क्या बोलते जा रही होती। तभी यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि तुमने डिवोर्स से बचने के लिए कोई नई चाल चली है ना, अब तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। वो गुस्से में बोलता है, क्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कार से एक्सीडेंट हुआ था ना, वैसे मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई थी, इस वजह से कोई साइड इफेक्ट हो गया होगा बस, और मेरा सर भी बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। क्या कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चिंता मत करो। वो कहता है कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है, मैं थोड़ा चेकअप वगैरह करवा लेना चाहिए। ग्रैंडमा बेवजह ही परेशान हो जाएंगी। तभी सामने से यहाँ पास फू की मॉम और उसकी सिस्टर आती है। उसकी सिस्टर कहती है कि मॉम अगर इन्हें बेबी करना ही होता ना तो बहुत पहले ही कर लेती, मुझे लगता है कि इस याओ में कोई प्रॉब्लम है जो कि प्रेग्नेंट तक नहीं हो सकती। तो कहती है कि अब ये दोनों कौन है जो मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रही है। वो कहता है कि मेरी मॉम और मेरी सिस्टर है। क्या कहती है इनकी बातों से तो लगता है कि बहुत ज्यादा दुष्ट हैं, इसके लिए और भी ज्यादा चार्ज करूंगी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। यहाँ बस वो की सिस्टर एली कहती है कि अगर तुमने उस टाइम मेरे भाई के साथ नाइट स्पेंड न की हुई होती और उसे फ्रेम ना किया होता तो तुमने अपनी शक्ल देखी है कि तुम्हारी मैरिज मेरे भाई से होती, तुम एक ऑर्फनेज हो, फिर भी मेरे ब्रदर से तुम्हारी मैरिज होती कभी भी नहीं होती, तुम इस वो फैमिली में एंटर तक नहीं कर पाती, और तुम तो एक ऑर्फनेज भी हो। वैसे उसे बहुत बुरा बोलती है। क्या कहती है ठीक है मैं एक ऑर्फनेज हूँ, पास मॉम नहीं थी लेकिन तुम्हारे पास तो थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर, लगता है कि तुम्हें मैनर्स सिखाना ही होगा। क्या बोलती कि मुझसे माफी मांगो। तभी यहाँ पास एली तो गुस्से में वो गरम सूप लेकर उसके ऊपर ही फेंक देती है। वो यहाँ पास उसे कंसर्न दिखाने के लिए उसके पास आने लगता है। क्या कहती है कि मुझे झूठी परवाह पसंद नहीं तो दूर रहो मुझसे। वो ऐसा से बोलती है। यहाँ पे बोलती है कि इतनी सी मामले चोट पे से इतनी ज्यादा लग गई, ऐसी एक्टिंग करना बंद कर दो। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब तुम इस दुनिया से नहीं गई तो क्या इस सूप से चली जाओगी क्या, इस मामले से सूप से। कि माम तो यहाँ पे अपने डॉटर को या से माफी मांगने की बजाय और बढ़ावा देने लग जाती हैं कि या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, इतनी ज्यादा भी चोट नहीं लग गई जो तुम मेरी डॉटर से ऐसे बात कर रही हो। या कहती है कि माफी और मैं भी इससे मांगूंगी। इतना कहकर तो उसे एक स्लैप चढ़ देती है। फिर या गुस्से में कहती है कि अगर दोबारा इस लड़की ने मेरे साथ इस तरह बदतमीजी की ना ली तो मैं तुम्हें एक और दूंगी कान के नीचे, तमीज से रहना मेरे सामने वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एली कहती कि मेरे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी तो मैं तुम्हें आज देखना नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगी। फिर से वो कहता है कि बस करो, अरे तुम्हारी गलती थी। बोलते कि ब्रदर आप उसके खातिर मुझे क्या सजा दे सकते हो, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। वो कहता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर ना होती ना तो तुम इस समय मेरे सामने खड़ी भी ना हुई होती। और याओ यहाँ पे अपनी लाइफ में लेके वहां से चला ही जाता है। फिर बाद में यहाँ पे उसे मेडिसिन वगैरह लगाने लग जाता है। और कहती है कि मुझे नीचे उतारो। वो फिर उसे एक काउच पे बैठा कर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। क्या कहती है कि वो लोग मुझे इस तरह तुम्हारे सामने परेशान कर रही थी, इसका मतलब कि वो लोग मुझे लंबे टाइम से परेशान कर रही हैं, लेकिन तुमने पहले एक भी बार मुझे डिफेंड करने की कोशिश ना की होगी, इसी वजह से उनका मुंह इतना चल रहा था। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारी अपनी मर्जी थी इसमें। क्या कहती है कि वो लोग आकर मुझे धमका रही थी, मुझे इतना बुरा भला बोल रही थी, और तुम्हें लगता है कि इसमें मेरी मर्जी होगी, मैं खुशी से कहूंगी कि आओ मुझे आके चोट पहुंचाओ। तुम कैसे पागल इंसान हो यार, पता नहीं पहले मैं कैसी बेवकूफ लड़की थी, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करती थी कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा अपमान भी सह लेती थी। इतना कहकर वो उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है। वो पीटर से कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए थी। क्या कहती है मैं सोचा कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, पाश ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, हम अब से दुश्मन हैं और मैं तुमसे हर पुरानी दुश्मनी का बदला लूंगी, और ये तुम याद रखना, और हर हिसाब किताब तुमसे चुकता कर दूंगी। तभी यहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बैग तो यहाँ पे बेड से फंस ही जाता है। यहाँ पे आप बिना देखे ही पीछे कहती है मुझे खींचना बंद कर दो फू। यहाँ पे पीछे से फू देख के तो स्माइल करता है। तभी आप पीछे देखती है, वो थोड़ा सा एम्बेरस भी हो गई होती है। फिर यहाँ पे फू से बेड की तरफ करते हुए कहता है कि पहले तुम बिल्कुल सीधी सादी जैसी थी,
और सब कुछ सह लिया करती थी, लेकिन अब तो तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हो। तो अपने हैंड से खुद को कवर करते हुए कहती है कि तुमने पहले मेरा साथ दिया था, तो ये मत सोचो कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो, मुझसे दूर रहकर ही बात करना। फिर यहाँ पास तो फू मेडिकेट बॉक्स लेकर आता है और उसे मेडिसिन लगाने लग जाता है। जब यहाँ पे फू उसके मेडिसिन लगा रहा होता है या उसे देखे जा रही होती है, वो कहता है कि ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत किया करो। या बोलते है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे या उसे थैंक यू कर देती है। फू तो फिर उसके क्लोज आने लग जाता है। पहले कि वो उसे किस कर पाता, तभी या को याद आ जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। फिर वो कहती है कि हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम बस एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, ठीक हो जाएंगे तो वैसे भी हम डिवोर्स ले लेंगे, तो तुम प्लीज दूर रहो मुझसे। फू कहता है कि तुम ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा पसंद करती थी ना, तो चलो एंजॉय करते हैं। या कहती है कि मेरी याददाश्त चली गई है तो ये सही नहीं है। तो फू कहता है ये सब कुछ तुम्हें बहुत पसंद था, सारा कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर तो वो उसके क्लोज आने लग जाता है। इससे पहले वो उसे किस कर पाता, तभी आओ से खुद से दूर कर उठ जाती है फौरन से। कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो। कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, मैं सेफ रहूंगा। या कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। या बोलती है कि एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पीरियड्स तो नेक्स्ट वीक आते हैं ना, अभी तो तुम्हारी डेट भी नहीं आई है। या कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, वैसे मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई है, कहीं इस वजह से जल्दी ना हो गया हो। वो कहता है कि आई एम तो सॉरी, मैंने तुम्हारी कंडीशन की तरफ नहीं देखा। तब यहाँ पे आओ जाने वाले होते, तब यहाँ पास उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। वो उस रिपोर्ट को देख लेता और कहता है कि उसका हाथ पकड़ते हुए कि तुम मुझसे कुछ हाइड करने की कोशिश कर रही थी, तुम प्रेग्नेंट हो ना। छुपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं बेबी को मुझसे छुपा रही हो, तुम मेरा मिस यूज करना चाहती थी ना सही टाइम आने पर बेबी के नाम पर। यह होते यहाँ पे फो को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है और कहती है ये रिपोर्ट किसी और की होगी, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, तुम्हें क्या खुद पे भरोसा नहीं है, मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो तो तुम मेरे साथ बेबी क्यों ही करोगे, और वैसे भी मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो, प्रेग्नेंट होने के तो चांस ही नहीं बनते। वो उसे भटकाने की कोशिश करती है। वो कहता है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं रंग था, तब हमारे बीच कुछ हुआ होगा, मुझे तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर यहाँ पे वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसके चेकअप की रिपोर्ट डॉक्टर से बताती है कि 8 वीक्स की प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि ये रिपोर्ट छोटी भी तो हो सकती है ना, मान क्यों नहीं रहा। वो कहता है कि मैं अपनी आंखों देखे पर ही भरोसा करता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे डॉक्टर से बात करनी है। अब मैं सोचती हूँ अगर इसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहीं ये फिर मुझे अबॉर्शन करने के लिए फोर्स ना करे। बस डॉक्टर बाहर आता है, या उस डॉक्टर को देखकर तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके कॉलेज टाइम का सीनियर होता है। यहाँ पे या उसके साथ फिर अंदर जाती है चेकअप के लिए। वो भी आना चाहता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि पेशेंट का अकेले में ही चेकअप करते हैं। फिर यहाँ पास डॉक्टर उसको चेकअप करने लग जाते हैं। अंदर जाकर उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो छुपा ले इस बात को। डॉक्टर यहाँ पे मोचंग कहता है कि ये बात क्यों छुपाऊं। कहती है कि हमारा या कहती है कि मेरे हस्बैंड से डिवोर्स होने वाला है, और अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो जरूर वो मुझे अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स करेगा, तो मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पे उसका सीनियर भी मान जाता है। फिर यहाँ पे मोचन आकर वो कहता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, बस इन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस थी और इन्हें अच्छा रेस्ट करना चाहिए तभी ठीक रहेंगी। वो तो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो फिर ये रिपोर्ट क्या है। क्या कहती है कि झूठी रिपोर्ट होगी। वो उसका फेस पकड़ कहता है कि तुम कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग हो, पहले तुम मेरे क्लोज आई, अब तुम इस तरह झूठी रिपोर्ट करके मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं। कहती है कि मुझे डिस्कस्टिंग कहना तुम बंद कर दो। खैर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो ना, तो हम कल ही डिवोर्स ले लेते हैं। मानती हूँ कि पहले मैं थोड़ा बेवकूफ थी और मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, और वैसे भी मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं पहले बेवकूफ़ी वाली हरकतें करती थी, लेकिन अब मेरे अंदर दिमाग थोड़ा सा आ गया है जिसकी वजह से मैं अब तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, हम कल ही डिवोर्स ले लेते हैं। बोलता है मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ क्या, चाहो तो मेरे क्लोज आ जाओ और जब चाहो तो मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ पे अपने फेस की स्किन केयर करने लग जाती और कहती है कि उसके चक्कर में तो अपनी स्किन केयर करना ही भूल गई थी, मैं अपना फेस ही खराब करे डाल रही हूँ, मैं अपना फेस की अच्छे से केयर करूंगी। फिर यहाँ पास वो अपनी स्किन केयर कर रही होती है, तब यहाँ पे वो फोन चलाते हुए एक न्यूज देखती है जहाँ पास वो किसी लड़की के क्लोज होता है। या कहती है तभी उसके हार्ट में पेन होता है। या कहती है लगता है जो रियल याओ है उसे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा है। फिर याओ बोलते है कि बहन तो चिंता मत कर, सारी लड़कियों के साथ घूम सकता है तो भी तो किसी बंदे के साथ घूम सकती है ना, वैसे बोलते है। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मेल मॉडल बुक करूंगी और बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉय करेंगे। तो हमें यहाँ पे फूका दिखाया जाता है जहाँ पास वो ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ पास एक लड़की उनको चिपकने की कोशिश करती है, फूत यहाँ पे तो फौरन से दूर कर देता है। तब यहाँ पे एक फ्रेंड उसका कहता है कि क्या तुम सच में उस लड़की को लाइक करते हो, और बीत चुके हैं, उस लड़की को तुम्हें भुला देना चाहिए। फू कहता है कि उसे नहीं भुला सकता क्योंकि उसने मुझे बचपन में बचाया था। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास
तो बच्चों को किडनैप कर लिया होता है यहाँ पास। तो फिर वो लोग उसे वहाँ से भाग जाते हैं साथ में। इस वक्त उस लड़की ने भी उसकी हेल्प की थी, फू की। यहाँ पास वो तो बहुत ज्यादा वेट कर रहा होता है और कहता है कि अब तक उस याओ ने मुझसे माफी मांगने के लिए मैसेज क्यों नहीं किया। यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हो, तुमने तो कभी वेट इतना नहीं किया, वो तो हमेशा तुमसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और माफी मांग लेती है। तभी उसे मैसेज आता है कि वहाँ पे 1 मिलियन पे किए गए हैं फू के कार्ड से क्लब में मेल मॉडल्स को बुक करने के लिए। तो इस तरफ याओ जो कि यहाँ पे मस्त बहुत सारे मेल मॉडल साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नेम लिंजी होता है। लिंजी तो यहाँ पे आकर जो कि याओ की क्लासमेट्स थी, यहाँ पे वो उसे आकर परेशान करने लग जाती है और कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर लेस निकली और यहाँ पे एंजॉय कर रही हो, और यहाँ पे अपने साथ एक बंदे को उसे भेज देती है। कहती है कि ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम चाहो तो इसको एंजॉय कर सकते हो। इससे पहले वो बंदा उससे क्लोज आता है तभी वहाँ पास फू की एंट्री हो जाती है। उसके गार्ड्स उस बंदे को बहुत ज्यादा पीटते हैं और उसे ले जाते हैं। तभी यहाँ पे लिंजी कहती है कि बॉस फू, ये जो लड़की है ना बॉस फू, ये बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस है, ये इतने सारे बंदों के साथ थी और आपको धोखा दे रही है, आपके साथ ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। वैसे उसके बारे में गलत बोलती है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं सियाओ से सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और किसी से भी नहीं। गार्ड्स पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। लिंजी तो बाहर आते साथ एक लड़के को कॉल करती है और कहती है कि जीजी तुम कब वापस आ रहे हो, यहाँ पे मैंने याओ को देखा है। याओ जो कि अपनी याददाश्त भूल चुकी है। जब मैंने उसके ब्रदर को उससे नाम लिया तो वो तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई कि किस ब्रदर की तुम बात कर रहे हो। वरदानी मिल गया है जो कि मैंने उस याओ का एक्सीडेंट करवाया था, उसकी डेथ नहीं हुई है तो फिर मैं उसे एक गिफ्ट दूंगी बहुत अच्छा सा। याओ तुम बस मेरा वेट करो। अब दोस्त तरफ यहाँ पास तो वो यहाँ पे याओ का पेटले हाथ पकड़ के काउच पर फेंक देता और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऊपर से तुमने 10 मेल मॉडल्स को बुक किया था उनके क्लोज से आने के लिए। याओ कहती है कि जब तुम फीमेल्स के साथ घूम सकते हो तो मैं मेल्स के साथ क्यों नहीं, वैसे बोलता है। वो कहता है कि मैं कब किसके क्लोज गया। फिर याओ से वही पिक दिखाती है। फिर वो कहता है कि लड़की मेरे चिपकने की कोशिश कर रही थी इसलिए मैंने पहले इसको दूर कर दिया था। वो कहता है कि ये जो सारी पिक्स है ना ये फेक पिक्स हैं, तुम इन पे भरोसा ही कैसे कर सकते हो। तो कहती है कि मैं तुम्हें ये पिक्स सही गलत दिखाने के लिए नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ये पिक्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि हम अपना सब कुछ क्लियर रख सके। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। याओ कहती है कि मेरा मतलब बस इतना सा ही है कि मैं तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना ना मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर करूंगी। हम दोनों का एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, हम दोनों बस साफ सुथरे से क्लियरली बस एक दूसरे से डिवोर्स ले लेंगे शांति से। मुझे कोई भी फाइट लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तब यहाँ पे वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि ये पिक किसने एडिट की है, जल्दी पता करो और ये पिक सियाओ को किसने भेजा है। तभी सामने से रिप्लाई आता है कि मैं सियाओ को तो ऐसी पिक्स पहले बहुत लोग भेज चुके हैं, उन्हें से फर्क नहीं पड़ता होगा, आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तभी हम फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यहाँ पे याओ उसे पिक दिखाती है कि ये सब क्या है, लेकिन वो तो उसको जरा से भी भाव नहीं देता और कहता है कि अपने काम से काम रखो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। याओ को तो बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम बस रात तक में ये काम हो जाना चाहिए वरना कल तुम मुझे जॉब में मत दिखना। वैसे कहकर कॉल कट कर देता है। वो कहता है कि और अगर तुम मुझे किसी बंदे के साथ दिखी ना तो मैं तुम्हारे जो भी 100 मिलियन है उसमें से 10 मिलियन कट कर लूंगा और ऐसे कर करके सारे पैसे कट कर लूंगा, मुझे तुम किसी के साथ दिखनी नहीं चाहिए। इतना कहकर तो फू वहाँ से चला जाता है। पीछे से याओ तो अपने पैर पटकती रह जाती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा कंजूस है। अन्य जब याओ सो रही होती है वो तो बस बड़बड़ाने लग जाती है। तभी हमें याओ का ड्रीम दिखाया जाता है जहाँ पास याओ को सपने आ रहे होते हैं कि वो किसी छोटे से लड़के की हेल्प कर रही है और उसके साथ भाग रही है। क्या ओपन हो जाती है लेकिन वो रियल वर्ल्ड में भी चिल्ला रही होती है और बोले जा रही होती है, नाम लिए जा रही होती है कि तुम वो भागो, कि वो नाम ले जाती है कि तुम भागो। और साइड से ये वो सारी बातें सुन लेता है। याओ उठ जाती है। वो उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम किस मैन के सपने देख रही थी, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो, तो फिर तुम मेरे क्लोज मेरे बेड पर क्यों आई। वो कहती है कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए और तुम मुझसे दूर रहो। कहता है कि क्या वो बंदा जिसे तुम लाइक करती थी वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया इसलिए तुम मेरे बेड पे आ गई। तो अपनी शर्ट ओपन करके उसको क्लोज आने लग जाता है फोर्सफुली। तभी यहाँ पे उसे एक स्लैप देती है और कहती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। वो अचानक से दूर हो जाता है और वहां से चला जाता है। कहता है कि ज्यादा मत बोला करो तुम, ये तो कहकर वो वहां से चला जाता है। बाद में जब ये लोग फेस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और यहाँ पे उस पेंडेंट के बारे में बताने लग जाता है। तभी यार सोचती है ये पेंडेंट तो मैंने अपने ड्रीम में देखा था। खैर छोड़ो, फिर ये सब सोच के वो इग्नोर कर देती है। तभी यहाँ पे वो लोग एक ऑक्शन पे जाने की बात कर रहे होते हैं। याओ कहती है कि प्लीज मुझे भी ले चलना ना ऑक्शन में। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ, तुम्हारा वहाँ पे कोई काम नहीं है। वो कहता है कि अब तुम कौन सी नई चालें चल रही हो। याओ कहती है कि ठीक है मत ले जाओ, मैं अपना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी जाने के लिए। वो कहता है कि हो गया, ठीक है ले चलूंगा मैं भी तुम्हें। या तो फिर क्यूट से फेस बनाने लग जाती है और कहती है कि थैंक यू। सीन में ऑक्शन पार्टी के दिखाया जाता है। यहाँ पास एक नेकलेस आता है। यहाँ पे फू चैन उस नेकलेस को बहुत ज्यादा बोली लगाकर उसे बाय कर लेता है।
याओ सोचती है कि अपने मून लाइट के लिए ही बाय किया होगा। तभी यहाँ पे वो चैन तो वो नेकलेस याओ को दे देता है और कहते क्या तुम्हें पसंद आया। याओ तो खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, महंगी चीजें वैसे भी अच्छी होती है, मुझे पसंद आ गया। तब यहाँ पे एक पेंटिंग होती है जो कि याओ को भी अक्सर उसके ड्रीम्स आते रहते हैं, इस वजह से वो बोली लगाने लग जाती है। ये फू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग होती है, इस वजह से वो बाय करने के लिए बोली लगाने लग जाते हैं। इन दी एंड याओ बेचारी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे। वो चैन तो उसे हैंड एंड मिलन तक लगा के ले लेता है। वो कहता है कि जिसने इस पेंटिंग को राइट किया है, बनाया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी सामने से होश कहती है कि लेकिन ये सीक्रेट आइडेंटिटी होती है तो हम उनसे नहीं मिलवा सकते। तभी पिछले जीजी की एंट्री होती है और वो कहती है कि मैंने ये पेंटिंग बनाया है। वो कहती है कि जीजी तुम यहाँ पास। जीजी बोलती है कि सिस्टर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअल में जीजी याओ के अंकल की डॉटर होती है जिन्होंने याओ की सारी प्रॉपर्टीज हड़प कर खुद उसकी प्रॉपर्टीज से उसे बेदखल कर दिया था। याओ कहती है कि मेरे साथ इस तरह अच्छा बिहेव करने की कोशिश मत करो, तुम मेरे साथ इस तरह अच्छा बन के प्रेटेंड करने की कोशिश मत करो, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी वो यहाँ पे याओ को डांटता और कहता है कि तमाशा करना बंद कर दो और शांति से खड़ी रहो। और यहाँ पे जीजी से पूछने लग जाता है कि तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में कैसे पता और तुमने इस पेंटिंग को कैसे एक्सपायर होकर बनाया है। जी बोलती है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। एक्चुअली जब 15 साल पहले मेरा किडनैप हो गया था, उस दौरान एक लड़की ने मुझे बचाया था जो कि वो भी बहुत छोटा था। हम दोनों साथ में लेके भाग गए थे। याओ मन में सोचती है कि इसका किडनैप तो कभी भी नहीं हुआ, ये झूठ क्यों बोल रही है। फिर यहाँ पे वो स्टेज पे आ जाती है। वो यहाँ पे बताता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो उस वक्त किडनैप हुआ था। फिर जीजी तो यहाँ पे भाग कर उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि तुम्हारे पास वो पेंडेंट है जिसे तुम्हें मैंने बचपन में दिया था। जीजी कहती है कि हाँ वो पेंडेंट ये है। उसे वो पेंडेंट निकाल के दे देती है। यहाँ पास याओ वो पेंडेंट देखकर वो पेंडेंट उसे ले लेती है और कहती है ये पेंडेंट मुझे इतना फैमिलियर से क्यों लगता है। उस पेंडेंट को देखते साथ ही यहाँ पे उसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके उसको सारी मेमोरीज आ जाती है कि कैसे वो फू के साथ किडनैप हो गई थी और फिर क्या क्या सीन हुए थे उनके साथ। यहाँ बस याओ कहती है कि क्या सच में ये तुम्हारा पेंडेंट है। हम तो बहुत बड़ी झूठी निकली। फिर यहाँ पास वो फू को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ थी ना कि जीजी। लेकिन जीजी यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेलने का ड्रामा करने लग जाती है और यहाँ पास तो वो गिर ही जाती है और अपने यहाँ पे हल्की सी चोट लगवा के जानबूझ के ऐसे प्रेटेंड कर रही होती है कि उसको बहुत ज्यादा लग रही है। सिंपैथी लेने के लिए फू उसकी बातों में आ जाता है और याओ से कहता है कि अभी जीजी से माफी मांगो। वो बोलती है कि फू तुम सच में बहुत ज्यादा ही ब्लाइंड हो। खैर मैं बात भी तुमसे क्यों कर रही हूँ, खैर ये सब कुछ तुम छोड़ो। वो ऐसे बोलती है। यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाती है कि जब तक तुम खुश हो सिस्टर मैं तुम्हारा साथ दूंगी, अगर तुम मेरी आइडेंटिटी लेना चाहती हो तो तुम ले लो। लेकिन यहाँ पे याओ तो वहां से जाने लग जाती है। तब यहाँ पे वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी जीजी से माफी मांगो। याओ कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। याओ बोलती है कि क्या सचमुच ये पेंटिंग तुम्हारी है। वो उससे पूछने लग जाती है। तब यहाँ पे जीजी कहती है कि मेरी पेंटिंग है। वो तो यहाँ पे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे याओ तो उस पेंटिंग को एक बार बात कर देती है कि जीजी से माफी मांगो। लेकिन यहाँ पे याओ से माफी नहीं मांगती और कहती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और रिंग को निकाल के उसके मुंह पे फेंकती है और कहती है कि हम कल ही डिवोर्स ले लेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जैसे यहाँ पे वो बाहर आती है तब याओ कहती है कुत्ता कहीं का, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी, मुझे क्या जाए, दोनों साथ में मरे, मैं कल ही इसे डिवोर्स ले लूंगी और इससे अपना पीछा छुटवा लूंगी। तब यहाँ पे याओ के स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है। कहते कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, क्या मेरे मिसकैरेज हो रहा है। यहाँ पे याओ बहुत ज्यादा डर जाती है। तब यहाँ पे वो नीचे बैठ जाती है। सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया। बाद में यहाँ पे फू को कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि याओ हॉस्पिटल में एडमिट है और प्रेग्नेंट है। वो तो फौरन से वहां से निकल जाता है। तो इस तरफ यहाँ पे याओ लेटी हुई होती है जो कि भी बेहोश होती है। जन कहता है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने क्यों उस फू चैन से मैरिज कर ली, तुमने उस फू से क्यों मैरिज कर ली। तभी यहाँ पे याओ को होश आ जाता है। मोचन उसे कहता है कि तुम ठीक टाइम पे हॉस्पिटल आ गई, अगर जरा सी देरी होती तो आज तुम अपना बेबी खो देती। कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुमने इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले लिया। याओ कहती कि मैंने उसे स्ट्रेस नहीं लिया था, एक्चुअली मेरे माइंड ना पहले कुछ यादें वापस आ रही थी, इस वजह से शायद स्ट्रेस आ गया हो। मुझे 18 इयर्स के बाद की कोई भी मेमोरी याद नहीं है। खैर मुझे सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन कल ही उसे डिवोर्स ले लूंगी। मोचन उसे पूछता है कि क्या तुम उस फू को लाइक करती हो। याओ कहती है कि पता नहीं मैं कैसे ब्लाइंड थी उसके प्यार में पड़ गई, लेकिन अब मैं उसे जरा भी पसंद नहीं करती और वैसे भी मेरा कल डिवोर्स हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही तरीके से केयर करूंगा। इन दोनों कितने क्लोज। बाहर से फू देख लेता है। वो तो डायरेक्ट अंदर आ जाता है कि तुम मुझे सब कुछ जेलस फील कराने की कोशिश करी हो ना, तुमने पहले भी ऐसे बहुत बार किया है। याओ कहती है कि तो अपनी बकवास बंद कर दो। मोचन का हाथ पीछे कर याओ के आगे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही थी। याओ कहती कि मैं चाहे जो भी करूं तुम्हें उससे क्या।
तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। वो कहता है कि तुम अभी मेरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तो तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। याओ कहती है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ बस। उसका असिस्टेंट उसे बताता है, वो का असिस्टेंट आ जाता है, उसे बताता है कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इन दोनों ने कॉलेज भी साथ में ही कंप्लीट किया है। पीछे जीजी कहती है ओ तो फिर ये लोग चाइल्डहुड लवर्स है ना। वो चाहते यहाँ पे गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि याओ से दूर रहो, चुपचाप उसे डिवोर्स दे दो। वो उसे कहता है कि सोचो तुम्हारा क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि तुमने झूठी र्यूमर्स उड़ाई हैं। तुमने मेरी वाइफ के प्रेग्नेंट होने के बावजूद तुमने ये मुझे कहा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, गलत रिपोर्ट दी। सोचो तुम तो फिर डॉक्टर से ही बेदखल कर दिए जाओगे। या कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है तो उसे टारगेट करना बंद कर दो, मैंने उसे कहा था ये करने के लिए। वो कहता है ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। पीछे से मोचने से मना कर रहा होता है, लेकिन याओ उसे इग्नोर करते हुए कहती है फूसे की ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पे फू तो याओ को अपने लैब में उठा लेता है और कहता है मोचंग से कि मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो मेरी चीजों पर नजर डालते हैं। फिर यहाँ पास तो फू उसे घर ले आता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। याओ कहती है कि तुम अपने मूनलाइट के साथ घूमो ना, मेरे पास क्यों आ रहे हो, और वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है तो तुम प्लीज ऐसे बातें करना बंद कर दो। फू कहता है कि तुम मेरे और जीजी के बारे में गलत समझ रही हो, मैं तो उसे बस अपनी सिस्टर ही मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे याओ भरोसा नहीं करती और कहती है कि जब तुम सबके साथ रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। कहता है कि तुमने और अपने प्रेगनेंसी की बात मुझसे क्यों छुपाई। याओ कहती है कि मैं तुमसे नहीं बताना चाहती, बस इसे डिवोर्स होने के बाद तुम उस जीजी को अपनी वाइफ बना लेना, मेरी जगह दे देना और प्लीज मुझसे दूर रहो, जल्दी हम डिवोर्स लेके अलग हो जाएं। फू कहता है कि तुमने मुझसे अपनी प्रेगनेंसी इसलिए छिपाई ना ताकि तुम मेरे साथ रह सको, तुम मुझे फ्यूचर में ब्लैकमेल करना चाहती थी। याओ कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना कि तुम्हारा। मेरे बेबी का बर्थ होने के बाद वो तुम्हें फादर नहीं बोलेगा। वो गुस्से में बोलता है कि मेरे बेबी का फादर क्या तुम किसी और को बनाना चाहती हो। याओ कहती है कि ये मेरा बेबी है, मैं चाहे जिसे चाहे फादर बनाऊं, तुम्हें उससे क्या। वो जान तो उसे काउच पे पिन कर देता और कहता है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। याओ तो कुछ नहीं बोल रही होती, तब यहाँ पे वो यहाँ पे किसी कॉल कर देता है और एक नर्स से बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पे याओ कहती है कि प्लीज मेरे बेबी का मिसकैरेज मत करवाना, मैं उसे रखना चाहती हूँ, मैं अपने बेबी को नहीं खोना चाहती। वो उसे बोले जा रही होती है। फिर वो कॉल को कट कर कहता है कि तुम मुझे अब बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम मुझे वैसे तो बताने वाली नहीं थी, अब बताओ। याओ बोलती है ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। एक्चुअली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद जब मैं जगी थी तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे उसके आगे कुछ भी याद नहीं है। मुझे ये तक नहीं याद कि हमारी मैरिज कब हुई। वो तो नहीं मान रहा होता है। फिर यहाँ पे आओ तो उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करो। जब मैं 18 इयर्स की थी, जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं 22 इयर्स की हूँ। उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कब मेरी शादी हो गई, कब क्या हो गया। लेकिन मैं इस बेबी को नहीं खोना चाहती, प्लीज मुझे इस बेबी को रखने दो, इसका मिसकैरेज मत करवाओ प्लीज। वो उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है। यहाँ पास तो याओ बस उससे बोले जा रही होती, जिद किए जा रही होती है। वो तो उसकी बात भी ध्यान से नहीं सुनती। तभी यहाँ पे वो एक मेड से कहता है कि याओ आपसे घर में रहेगी, उसकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करना और काफी सारी नर्स को भी हायर कर लो उसकी देखभाल करने के लिए मेरे बेबी की। यहाँ पे याओ कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम अपने बेबी को कैसे ऊपर पहुंचा सकते हो। तभी वो रियलाइज करती है कि फोन ने अभी क्या कहा। याओ कहती है फिर क्या सच में तुम बेबी रखने के लिए रेडी हो गए हो। यहाँ पे याओ से थैंक यू करते हुए उठती है। तभी गलती से उसका पैर मुड़ जाता है और वो फूक के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके चिक पे किस हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे इस तरह थैंक यू कर रही हो। याओ कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मेरा पैर मुड़ गया था, क्या तुम मेरे बात पे बिलीव करोगे। फिर याओ वहां से जल्दी से रूम में चली जाती है। उसके जाते साथ ही वो यहाँ पे किसी कॉल करता और कहता है कि जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिस पर यह साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि मेरा और याओ का डिवोर्स होने के बाद मेरी बेबी का कस्टडी मुझे मिलेगी, ना कि उस याओ को। और कॉल कट करके कहता है कि मैं अपने बेबी का फादर किसी और को नहीं बनने दूंगा। जब बाद में ग्रैंडमा को याओ की प्रेगनेंसी की न्यूज मिलती है तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत सारी गिफ्ट्स याओ को देती है। और फू को तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स दे देती है उसे पढ़ने के लिए और कहती है कि ये सारी बुक्स को तुम अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हें याओ की बहुत ज्यादा केयर करनी है और वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होंगे, तो तुम्हें उसे संभालना होगा। यहाँ पास तो याओ ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा हम दोनों के बीच एक भी फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के लिए और हमारा किसी भी समय डिवोर्स हो सकता है, प्लीज आप इतना ज्यादा भी मत करिए। ग्रैंडमा बोलती है कि एक रिलेशनशिप में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं
तो उनका हमें सामना करना चाहिए। खैर ये सब कुछ तुम छोड़ दो और अपनी अच्छी तरीके से केयर करो। बाद में यहाँ पे रूम में और बात लेकर आती है। सामने पर तो यहाँ पे फू बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि अपने लैब की तरफ इशारा करता है क्या कर यहाँ पे सो जाओ। यह कहती है कि हम दोनों को वैसे भी इन फ्यूचर डिवोर्स हो ही जाएगा, तो मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती ना, और ये गलत बात है, तो मैं दूसरे रूम में जाके सो जाती हूँ। इतना कहकर वो जाने वाली होती तभी यहाँ पास तो फू जल्दी से आता है और उसे लैब में उठाकर बेड पे ले जाता है और उसे लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए कहता है कि तुम सो जाओ। यह कहती है कि हम कोई स्वीट कपल्स नहीं है और मैं तुम्हें देख देख कर रुक गई हूँ, तो प्लीज दूर रहो। वो कहता है कि क्या सच में? उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम अब मेरा फेस देखती रहो। फिर यहाँ पे तो वो उसके शर्ट को ऊपर करने वाला होता है, तभी यहाँ बस यह कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तुम नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैं इतना भी हार्डलेस नहीं हूँ। फिर यहाँ पास वो उसके ऑयल दिखाता है, कहता है कि तुम्हें इसकी मसाज करनी होगी वरना तुम्हारे मार्क्स बन जाएंगे। फिर यहाँ पास वो उसके बैली में मसाज करने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें बच्चा फील हो रहा है ना, हमें सर हिलाती है। यहाँ पास तो फू फिर उसके ऊपर की शर्ट के बटन में खोलने वाला होता है, या उसे फौरन से दूर कर देती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो, और वैसे भी हम दोनों मैरिड हैं और वैसे भी हमारा तो एक बेबी होने वाला है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे तो वो उसके क्लोज आने लग जाता है। यह तो उसे खुद से दूर करना चाहती थी, तभी उसको अंदर से कुछ फीलिंग्स आने लग जाती है। यह मन में सोचती है ये शक्ल से तो कुत्ते जैसा दिखता है, खैर लेकिन ये हैंडसम भी है थोड़ी सी, और ये याओ की फीलिंग्स तो बार बार ऊपर क्यों आ जाती हैं, मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं। फिर वो यहाँ पे कुछ सोच के उसे दूर हो जाता है। क्या सोचती है वैसे भी अभी मेरी बहुत ज्यादा सेवा करेगा लगता है। बाद में जब यहाँ बैठी हुई होती है सामने पर तो फू वही बुक्स पढ़ रहा होता है जिसको ग्रैंडमा ने दिया था। यहाँ पे तभी वहाँ पे चिची आ जाती है। चिची बोलती है कि मिस्टर चौहान मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सिस्टर तुम कैसी हो? या कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? या तो फिर वहां से उठ के चुपचाप चली जाती है। फिर चिची बोलती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी कंपनी में हेल्प ही कर दूँ, हमारी वैसे भी 15 सालों से फ्रेंडशिप है। या पे फू भी कुछ नहीं कहता। यहाँ पे चिची मन में सोचती है मैं धीरे धीरे करके उस याओ से सब कुछ सीख लूंगी और इन दी एंड मिसेस फू का पद भी मुझे मिल जाएगा और मैं फू की वाइफ बन जाऊंगी, वैसे मन में सोचती है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे फू उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह भी करवाता है और उसे टाइम टू टाइम प्रोटीन पाउडर वगैरह भी देता है। और यहाँ पे बेबीज की केयर करने के लिए बहुत सारी लोगों से एडवाइस वगैरह भी लेने लग जाते हैं। साथ में तो याओ बेड पे पड़े पड़े फोन चला रही होती है, साइड पे फू तो बुक्स रीड कर रहा होता है। तभी याओ से वो फोन छीन लेता है और कहता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से तुम्हें दूर रहना है, ज्यादा फोन नहीं चलाना है। तभी यहाँ पास याओ तो उसे फोन छीनने लग जाती है, वो तो फोन को ऊपर कर लेता है। तभी यहाँ पास वो उसे बेड से पिन कर देता है। याओ कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं ना, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से उठो। उसे ऊपर से उठने कहती है लेकिन खुद नहीं उठ रहा होता है। तभी उसे वॉमिटिंग से लगने लग जाता है, वो बाथरूम में भागती है। फिर इसके पीछे जाता है और कहता है कि अब तुम ठीक महसूस कर रही हो? याओ कहती है कि हाँ। फिर उसके पहले के पास आता है और कहता है कि बेबी मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना। तभी यहाँ पे याओ का मूड स्विंग होने लग जाता है और वो कहती है कि भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। फिर यहाँ पे वो आधी रात पे ही उसे खाने के लिए जिद करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे वो जंक फूड बोल रही होती है। फूल से साफ साफ मना कर देता है कि जंक फूड नहीं खाना। फिर वो यहाँ पे बाहर का ना लाकर उसे घर पे ही खुद बनाकर कुकिंग करने लग जाता है। या तो उसे जानबूझकर बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है और यहाँ पे उसके पीछे से वीडियोस भी बना रही होती है, जो कि यहाँ पे वो वीडियोस देखकर ही कुकिंग कर रहा होता है। यह कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है, अब मेरी बारी है, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बदला लूंगी तुमसे, और इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। तभी यहाँ पे फूबी आ जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग देख के तो हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे यह कहती है तो ऐसे मुंह बना के गया है जैसे कि पता नहीं क्या ही कर दिया है। तभी मेट्स कहती हैं कि मिस्टर फू ने आज तक कभी भी कुकिंग नहीं की है, ये उनकी फर्स्ट टाइम कुकिंग है, वो भी आपके लिए। फिर बाद में यहाँ पे आओ कॉफी लेकर आती है। यहाँ पास तो जी फू के साथ कुछ बातें कर रही होती है और जानबूझकर क्लोज दिखा रही होती है। जी कहती है कि तुम गलत मत समझना। यह कहती है कि इस तरह की ड्रेस पहन के तुम आ गई हो और ऐसे एक्टिंग कर रही हो, और अपनी ड्रेस को तुमने शोल्डर से नीचे क्यों रखा था? वो कहता है कि तुम लोग बवाल ज्यादा मत करो। वो कहता है कि तुम यहाँ पे प्लीज लड़ाई मत मचा देना। तब यहाँ पे फूक के ऊपर भी वो कॉफी गिर जाती है। वो तो यहाँ पे चेंज करने के लिए चले जाता है। उसके जाते साथ ही क्या कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है? मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो तुम इस तरह ये सब कुछ सोचना छोड़ दो। जीजी बोलती है तो क्या हुआ, उसने पहले ही तुमसे सब कुछ डिसाइड कर लिया है और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ वो बेबी की वजह से रह रहा है। तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। फिर वो बेबी की कस्टडी पेपर्स दिखाती है और कहती है कि ये देखो। तब यहाँ पे वो एग्रीमेंट को वो पढ़ती है जहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि जब डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स के बाद बेबी की कस्टडी मिस्टर फू को मिल जाएगी।
जीजी कहती है कि मिस्टर फू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार बेबी होने का वेट कर रहे हैं, और फिर वैसे भी वो तुम्हें डिवोर्स देकर धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। खैर फिर तुम तो चली जाओगी। भी और सारे फ्लैशबैक याद करती है जहाँ बस फोन ने उससे कहा था कि जब तक बेबी नहीं हो जाता मैं किसी वुमेन से रिलेशन नहीं रखूंगा, तुम चिंता मत करो, और ना ही तुम किसी मैन के पास मुझे दिखना। वो उससे बोलता है ऐसे। फिर वो सारे केयर्स भी याद करती है कि वो बेबी के लिए उसकी केयर कर रहा था। तभी आओ कहती है इसका मतलब फोन ने मेरी जितनी केयर की सिर्फ और सिर्फ बेबी की कस्टडी लेने के लिए की है कि वो डिवोर्स के बाद बेबी को मुझसे ले सके। जीजी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेबी को बिल्कुल अपने बच्चे की जैसे पालूंगी। मिस्टर लू भी उसे अपना ही बेटा मानेंगे, मिस्टर लू भी उसे बहुत प्यार करेंगे, तुम चिंता मत करो। या बोलते हैं कि मिस्टर लू से खुद जाकर पूछूंगी। या उसकी तरफ जब जा रही होती है सोचती है कि फू अगर तुमने मुझे एक बार भी बोला ना कि सब कुछ चीजें फर्जी हैं और वो रिपोर्ट फर्जी, तो मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगी। तो जब यहाँ फू जो की कॉल पे बात कर रहा होता है, उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तई वहाँ पे याओ भी आ जाती है जो कि डोर के पास खड़ी होती है, वो भी उसकी बातें सुनने लग जाती है। यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम तो उस याओ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो तो तुम्हें तो बहुत गुस्सा आता है ना जब वो तुम्हारे क्लोज चिपकी रहती है। खैर तुम उसकी प्रेगनेंसी को सुन के कैसे शांत हो गए। फू कहता है कि ग्रैंडमा को वैसे भी ग्रैंडसन चाहिए था, इस वजह से मैं उनकी इच्छा रख रहा हूँ। कॉल वाला बंदा कहता है कि इसका मतलब कि तुम याओ से प्यार नहीं करते। फू कहता है कि खैर देर से फिर हमारा डिवोर्स हो ही जाएगा, लेकिन ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ शुरू से ही मेरा था। इतना कहकर जैसे वो बाहर आता है तभी यहाँ पे वो याओ को देख लेता है और कहता है कि याओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब यहाँ पे याओ वही कॉन्ट्रैक्ट को सामने करती है और कहती है कि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो, मैंने तुम पे बार बार ट्रस्ट किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका दे दूंगी लेकिन तुम तो वो भी डिजर्व नहीं करते। मैंने सोचा था कि मैं पास्ट को बुलाकर तुम्हें एक मौका दे दूंगी, लेकिन यहाँ पास वो कहता है कि याओ तुम ज्यादा पैनिक मत हो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, इससे बेबी को खतरा होगा। यहाँ पे याओ उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बेबी पैदा करने वाली जरिया हूँ क्या, जो तुम मुझे क्या ही समझ के रखे हो। वो कहता है कि वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने तुम्हें हाल ही में कितनी ज्यादा तुम्हारी केयर की है। कहती कि तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे अब सिक फील होने लग गया है। यहाँ पास तो फिर वो बहुत ज्यादा उसकी सांस वगैरह फूलने लग जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यहाँ वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे में बैठकर दिखाया जाता है जहाँ पे याओ तभी बेहोश होती है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और आते साथ उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम मेरी बच्चे को इतना ज्यादा कैसे धमका सकते हो, तुमने उससे उसका बेबी छीनना चाहा, उसकी कस्टडी तुम लेना चाहते हो। वो कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई काम रिस्क में नहीं करता। वो कहता है कि जब हमारा डिवोर्स होगा तब ये ग्रैंडमा लागू होगा, अभी ये कुछ भी लागू नहीं है। तब यहाँ पे याओ की आइस ओपन हो जाती है, उसने भी सारी बातें सुन ली हुई होती है। याओ कहती है कि तुमने तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आभारी कर दिया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने इसे बहुत ज्यादा डांट लगाई है, तुम चिंता मत करो। याओ कहती है कि मुझे इसे डिवोर्स लेना है आज ही, बस अब मैं इसके साथ एक भी नहीं रह सकती। फू के लिए बिना प्यार की शादी एक पिंजरे जैसी है और मैं उसे इस पिंजरे से आजाद करना चाहती हूँ और मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। वो कहता है कि इस पिंजरे का जिक्र तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं किया जब तुमने मुझसे फोर्सफुली मैरिज की थी। याओ कहती है कि पास्ट की मुझे याद तो कुछ भी नहीं आई है, लेकिन जो भी गलती थी मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। हम दोनों के लिए डिवोर्स बेटर है, तो हमें जल्दी डिवोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पे आरी भी बोलने लग जाती है कि चुपचाप से आज्ञाकारी होकर बेबी को बर्थ दे लो यहीं, तुम बस मेरे भाई के लिए एक जरिया हो बेबी को बर्थ देने का। कहती है कि ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा है, फू फादर बनने के लिए योग्य नहीं है। समय बोलता है कि अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो क्या फिर तो मोचैन है। यो कहती कि मेरा सीनियर के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उसे तुम बीच में मत ही लाओ तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। वो यहाँ पे आओ का फेस पकड़ कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज किया है, तुम मेरे बेड पे तुम खुद आई थी फोर्सफुली और मुझे मैरिज करने के लिए फोर्स किया, रियल दोषी तो तुम हो। और जब तुम्हें पता चल गया कि वो सीनियर तुम्हारा वापस आ गया है तो तुम उसके लिए मुझे डिवोर्स कर जाना चाहती हो। तुम तो मुझे डिवोर्स देने से भी भाग रही थी, अब तुम्हें इतनी ज्यादा चुल मच गई है डिवोर्स लेने की। याओ कहती कि अब मुझे पता चला कि 22 इयर्स की जो याओ थी वो तुम्हें क्यों भूल गई, वो अपनी याददाश्त क्यों भूल गई, क्योंकि तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही दिया था, इसलिए वो तुम्हें भूल गई। वो कहता तो ठीक है हमारे बीच कभी प्यार ही नहीं था, तो मैं तुम्हें साफ साफ पैसों से बात करता हूँ। मैं लो ग्रुप का सीईओ हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम तो एक ऑर्फनेज हो, तुम्हारे पास तो कोर्ट में जाकर भी तुम बेबी की कस्टडी नहीं जीत पाओगी। याओ कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे और मेरे बेबी को उस जीजी को दे दोगे। वो कहता है कि जीजी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, मेरे और जीजी के बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं है,
वो तो बस उसने मुझे 15 इयर्स की एज में उसने मुझे बचाया था, इस वजह से मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे यो कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब मैं देखूंगी तुम क्या सोचते हो। अगर तुम्हें मुझे डिवोर्स देते हो तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, सिर्फ और सिर्फ यही शर्त है। तब यहाँ पे एली तो यो को बहुत बुरा भला बोलने लगता, ऐसी गिरी हुई लड़की हो, तुमने मेरे ब्रदर को फ्रेम किया था तभी तुम उससे मैरिज कर पाई, वरना मेरे ब्रदर तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। खैर, मेरे ब्रदर को ही तुम्हारी बेबी की कस्टडी मिलेगी। अब मेरा ब्रदर भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता है। यो कहती है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो फू? वो कहता है कि हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी बेबी की कस्टडी मुझे मिलेगी और उसके सिवाय किसी को नहीं मिलेगी, मेरा बेबी मुझे ही फादर बोलेगा। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि बस करो तुम लोग, एक्चुअल में याओ ने तुम्हें फ्रेम नहीं किया था, ये सब कुछ ग्रैंडपा ने किया था। तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यहाँ पे ग्रैंडपा जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ पे याओ उनकी हेल्प करती है। ग्रैंडपा को तो याओ बहुत ज्यादा पसंद आती है, मेरा ग्रैंड ग्रेट सन जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या तुम सिंगल हो? याओ कहती है कि सिंगल तो मैं हूँ, लेकिन मैं अभी किसी से मैरिज नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ जिसने मुझे बचपन में बचाया था, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और मैं उसे से मैरिज करूंगी जब वो मुझे ढूंढ लेगा। ग्रैंडपा को लगता है कि वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा है। और फिर तुम्हारे बर्थडे पार्टी में तुम्हारे ग्रैंडपा ने याओ के खाने में भी कुछ गड़बड़ कर दी, जिससे वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। तुम सभी लोगों ने इतने सालों तक याओ को दोषी ठहराया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो भी उस टाइम फंसी थी। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की अंतिम इच्छा थी याओ से तुम्हारी मैरिज को होना। तब यहाँ पे याओ को सर बहुत ज्यादा दर्द देने लग जाता है और उसे पास्ट का ये भी सब कुछ याद आ जाता है कि उसके साथ कैसे हुआ था। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे याओ बहुत ज्यादा ड्रंक होती है और एक रूम में आ जाती है, वहाँ पे वो भी होता है और ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो यहाँ पे सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को मैरिज करने के लिए कहते हैं, जबकि यहाँ पे याओ की गलती भी कुछ नहीं थी। लेकिन यहाँ पे फू उसे बहुत ज्यादा चिल्लाया जा रहा था और कहता है कि तुम एक गिरी हुई लड़की हो जिसने मुझे फ्रेम किया है, तुम बहुत ज्यादा पैसों की लालची हो, तभी तुमने मेरे साथ ये सब किया। यहाँ पे तो फू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फू कहते कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने साल तक दोषी ठहराया जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। याओ कहती है कि मुझे माफ कर दो और यहाँ पास उसकी रिंग निकाल कर उस डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देती है। यहाँ पास तो एली बहुत बुरा भला याओ को बोलने लग जाती है, कहती है बेबी के जरिए सबको ब्लैकमेल कर रही हो, सबसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो। याओ कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरा कार एक्सीडेंट क्यों हुआ था? तुमने मुझसे कहा है कि मैं दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर मेरी बेबी साथ कुछ होता है तो मैं दोबारा कभी भी बेबीज को बर्थ नहीं दे सकती। तभी यहाँ पास हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज उसे बताने के लिए इसके बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर आती है। तभी सामने से उसे वो यहाँ पे डिवोर्स पेपर देता और कहता है कि इस पे साइन कर दो। यह बोलती है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? वो कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट भी होती हो ना तो तुम अबॉर्शन करवा लेना, वो उसे ऐसे बोलता है। फिर यहाँ पे आओ तो फिर वो फू फैमिली को छोड़कर जाने का ही डिसाइड करती है। इससे पहले वो जा पाती, उसका वही एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आइस ओपन होती है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। या बोलती है कि मुझे लगा कि तुम मेरी बेबी का अबॉर्शन करवा दोगे, इस वजह से मैंने यहाँ से जाने का डिसाइड किया, बट मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसमें जब मैं उठी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेरी फैमिली में वैसे भी कोई नहीं है, भी फ्यूचर में मेरे बेबीज भी नहीं होंगे, तो मैं नहीं चाहती, मैं अपने बच्चा नहीं दूंगी किसी को। ग्रैंडमा बोलती है कि बेटा तुम अभी मत जाओ, तुम पहले बेबी को सेफली बर्थ दे लो, अभी मत जाओ, तुम्हारे लिए अभी खतरा है, अभी बेबी को बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है और तुम्हें भी, और अभी तुम्हें बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत है और केयर की। वो कहता है कि पहले बेबी को हो जाने दो, फिर तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मैं उसके लिए रेडी रहूंगा। बाद में यहाँ पे यो बेबी के चेकअप के लिए जा रही होती है। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यो कहती है कि तुम्हें परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, मैं अकेली चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है। वो कहता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, वो रास्ते पे ही पड़ता है, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जब वो लोग हॉस्पिटल में आ गए होते हैं, यहाँ पे फू को पता चलता है कि उसका चेकअप कोई और नहीं बल्कि मोचन करेगा। मोचन का नेम सुनते साथ ही वो जेलस हो जाता है और कहता है कि वो उसका चेकअप क्यों करेगा, क्या हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर नहीं है क्या? यहाँ पे तो नर्स कहती है लेकिन मिस्टर मोचन इसी के डॉक्टर हैं तो उनके पास जाना जरूरी है। यहाँ कहती है कि मैं जा रही हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि तुम नहीं जा सकती। यहाँ बोलती है कि अगर ज्यादा मुझसे बोले ना तो मैं तुम्हें अभी डिवोर्स देकर तुमसे अपने सारे रिलेशन खत्म करके चली जाऊंगी। यहाँ पे फिर
यहाँ अंदर चली जाती है। वो यहाँ पे जलस सफेद बना के बाहर खड़ा ही रह जाता है। यहाँ पे फू तो फिर किसी को कॉल करता है और कहता है कि मेरी वाइफ अगर नाराज हो जाए तो मैं उसे कैसे मनाऊं। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें उसे मनाने के लिए पैसे, फ्लावर्स या फिर कोई डेकोरेशन करनी चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। इन चीजों से ही वो लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे फिर बाद में याओ के साथ वो घर आता है। यहाँ पे सभी लोगों ने उसके लिए डेकोरेशन किया होता है। यहाँ पे मेट्स बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़ते हैं और कहती हैं कि स्वागत है घर पे। याओ कहती है कि क्या सब कुछ तुमने प्रिपेयर किया है, ये सब बकवास चीजें बंद कर दो। तुमने ही कहा था ना कि हम जब बेबी बर्थ हो जाएगा हम डिवोर्स ले लेंगे, तो मेरा निर्णय भी अब बिल्कुल पक्का है, मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। वो कहते हैं कि मैंने जो गलती की है मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। याओ कहती है कि देर से मिलने वाला प्यार जो होता है ना वो व्यर्थ होता है, जो किसी के बोलने से मिले, और मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। बाद में तो यहाँ पे बाथरूम में गिर गई होती है। वो उसे उठाकर बेडरूम में लेकर आता है। यहाँ पास फिर उसकी मेडिसिन वगैरह लगाता है और यहाँ पे वो भी जिद करने लग जाता है कि वो भी यहीं पे सोएगा। याओ कहती है कि ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन यहाँ पे नीचे फ्लोर पर वो तो बेचारे का मुंह बन जाता है, लेकिन याओ उसे भगा देती है। इससे पहले ही वो जाके चुपचाप लेट जाता है और कहता है कि ये सोना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, हमें नीचे सोना चाहिए। ऐसे बोलते हुए बेचारा लेटा रह जाता है। तभी याओ उसकी ऐसी हरकत देख के फिर उसे इस्तेमाल करती है और मन में सोचती है कि मैं तुमसे नफरत करना चाहती हूँ फू, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुमसे चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। यहाँ पे फू उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि अब प्यार करने की बारी मेरी है। नेक्स्ट सीन में सब कुछ यहाँ पे रिवील हो जाता है। यहाँ पे एक बंदे को बुलाया जाता है जिसे देखकर यहाँ डर जाती है और कहती है कि इसी ने हमें बचपन में किडनैप किया था। तभी यहाँ पे सबको पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि जीजी के फादर का ही हाथ होता है, क्योंकि वो याओ की सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवाना चाहते थे। इस हड़पने के लिए उन्होंने याओ को किडनैप करवा लिया था। याओ कहती कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। एक्चुअल में उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इन लोगों ने ही करवाया था, क्योंकि तभी यहाँ पे जीजी के फादर बोलते हैं कि मैं तो एक मामूली सा इंसान था, याओ के पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच थे तो हम लोगों ने उनका एक्सीडेंट करवाया। फिर उनकी एक बेटी बची जो कि याओ थी। उनके सारे प्रॉपर्टीज हम लोग अपने नाम में ट्रांसफर करवाना चाहते थे, लेकिन याओ की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोगों ने उसको किडनैप करवा कर उसका पत्ता कट करना चाहा। याओ यहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि मैं इन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ, मेरी हेल्प करो। मेरे पेरेंट्स की डेथ इनकी वजह से हुई है, इनकी वजह से मैं अनाथ हूँ, चाहती हूँ कि इन लोगों को भी जान की कीमत दे। फिर वो की गाड़ी यहाँ पे उन्हें पुलिस में देने के लिए वहां से पकड़ के ले जाते हैं। उनके चाहते साथ याओ कहती है कि 15 साल पहले का सारा बदलाव पूरा हो चुका है। मेरे पेरेंट्स साथ कितना गलत हुआ था, मेरे पेरेंट्स के साथ इन लोगों ने कितना गलत किया, सारा बदला चुकता हो गया। वो बोलता है कि अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें सेव करूंगा, और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पास याओ एक बुक रीड कर रही होती है। यहाँ पे फू से ले जाता है और उसे एक सरप्राइज दिखाता है। यहाँ पे याओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बेबी बॉय ही होगा, बेबी गर्ल भी तो हो सकती है। यहाँ पास वो कहता है मेरा माइंड कहता है कि तुम्हें बेबी बॉय होगा। यहाँ पास तो तभी याओ को बहुत ज्यादा टमी में पेन होने लग जाता है। टमी में तो बेबी किक करता है। यहाँ पे याओ कहती है बेबी ने किक किया। याओ बोलता है कि लिटिल बेबी बहुत शैतान हो गए हो तुम, मम्मा को किक करना बंद कर दो, वैसे बोलता है। फिर वो यहाँ पास उससे प्रपोज कर देता है, कहता है कि हमारे बीच जो भी पास्ट में हुआ उसे भुला कर क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। याओ बोलती है कि मेरी एक शर्त है। वो कहता है कि तुम्हारी 1000 शर्त भी होगी ना तो मुझे मंजूर है। बोलती है कि मुझे तुमसे लाइफ टाइम तक प्यार चाहिए, मैं नहीं चाहती कि एक टाइम तक ही हमारे बीच प्यार रहे। यहाँ पे मान जाता है। वो कहता है कि मैं तो वैसे भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर यहाँ पे याओ भी मान जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।